आएगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये यूनिवर्सल लॉ है बेटा। यूनिवर्स में हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। देखिए वीक फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक वीकेस्ट फोर्स है, बट लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, नोट करते जाइए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी मास अट्रैक्ट attracts another mass with a weak force, with a weak force। ठीक है, this force is long range force, this force is long range, long range होता है ये, long range and medium independent, medium independent। सारी इंपॉर्टेंट बात मैंने एक ही साथ लिख दी। this force is medium independent, मीडियम इंडिपेंडेंट होता है और ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। सो अगर मान लो दो पॉइंट मास रखें, याद रखना एप्लीकेबल पॉइंट मासेस के लिए है, बट हम फोर्स किसी भी मास पे लग सकता है ऐसा नहीं है। जैसे मान लो ये कोई सेफ है, ऐसा है, ये रॉड है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, ये दोनों पॉइंट मास नहीं है। बोथ आर नॉट पॉइंट मास, नॉट पॉइंट मासेस, लेकिन इनके बीच में भी अट्रैक्शन लग रहा होता है। ये भी अट्रैक्शन, ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, इधर इक्वल अपोजिट लगता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं न्यूटन्स लॉ का, वो पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है, लार्ज मास के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट स्पेरिकल बॉडी को छोड़ के। क्या है मतलब मेरा, मैं बता रहा हूँ। मान लो ये दो पॉइंट मासेज हैं, M1 M2 क्या है, ये दो पॉइंट मासेज है, दीज आर द पॉइंट मासेज। पॉइंट मास का डेफिनेशन तो आप जानते हो, ऐसा मास जिनका साइज बहुत कम हो एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्पेस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मासेज हैं, आर डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F, ये प्रोपोर्शनल टू, नीरज सर क्लास ले रहा हूँ, हेलो। तो ये फोर्स जो प्रोपोर्शनल टू M1 M2 के अपॉन आर स्क्वायर के होगा। यहां से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा वो कैपिटल जी आएगा। कैपिटल जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैपिटल जी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है ये क्योंकि चाहे हम मून पर जाके फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स को प्रिडिक्ट करें या अर्थ पे प्रिडिक्ट करें, तो फोर्स फर्क नहीं चेंज, फोर्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास तो वैसे भी नहीं बदलता, मासेस तो वैसे भी कांस्टेंट रहते हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 6.67 × 10⁻11 यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो चाहे हम मून पर जाके फोर्स प्रिडिक्ट करें दो मासेस के बीच में, चाहे अर्थ में दो मासेस के बीच में फोर्स प्रिडिक्ट करें, फोर्स चेंज नहीं होगा। ये बात अलग है, वेट चेंज होगा। अब आपको फोर्स चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होगा। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर आपने ये M1 M2 मास के दो पिंड हैं आपके पास, चाहे आप इसको अर्थ में रख के इनके बीच में फोर्स को मेजर करें, चाहे हम इनको मून पर ले जाके इनके बीच का जो फोर्स है वो प्रेडिक्ट करें, M1 M2, ये F चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट चेंज होगा। दोनों का वेट चेंज हो जाएगा। जो मून फोर्स लगाएगा दोनों मासेस पे इंडिपेंडेंटली, वो चेंज होगा। लेकिन आपस का जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। जितना वो अर्थ के सरफेस पे दोनों मास फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स वो मून के सरफेस पे लगाएंगे। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? यस सर। ओके। लेकिन जो ग्रेविटी होगी मून की, अर्थ की, वो अलग अलग होगी, इसलिए वेट अलग अलग होगा। वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ, ये प्लानिट पे डिपेंड करता है। जैसे जी प्लानिट मून पर जी की वैल्यू G/6 होती है, तो वेट अलग होगा मून पर। ठीक है, लेकिन आपस का जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता, मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। इसका डायमेंशन वगैरह भी बहुत पूछा जाता है, तो डायमेंशन आप फटाफट निकाल भी सकते हो, इस यूनिट से निकाल सकते हो। न्यूटन की डायमेंशन होती है ml T⁻², और
ऊपर क्या है मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है केजी स्क्वायर यानी एम स्क्वायर। तो बस इसके डायमेंशन निकाल देंगे। एम की पावर -1, ये मीटर स्क्वायर है, सॉरी एल स्क्वायर करेंगे सर, ये केजी स्क्वायर ठीक है, एम स्क्वायर ही करते हैं। यहाँ पे मीटर की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। ये आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी। तो ये अगली बात हम स्टार्ट करते हैं। इतना बात समझ में आई, आगे बढ़े। ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट Yes, पॉइंट है कि पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस के लिए और स्फेरिकल सिमेट्री के लिए, और बिटवीन स्फेरिकल सिमेट्री, इस स्फेरिकल स्फेरिकल सिमेट्री के लिए एप्लीकेबल है, स्फेरिकल सिमेट्री, लेकिन अंदर नहीं। स्फेरिकल सिमेट्री के लिए एप्लीकेबल है, क्या है मतलब मैं बता रहा हूँ। अगले पेज में बताऊं, हटा दूं इसको। yes, sir. अगले पेज में ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास ये एक स्फेयर है, ये पॉइंट मास तो है नहीं। ये दूसरा स्फेयर है, ये भी पॉइंट मास नहीं है। इसकी रेडियस मान लेते हैं R1 है, और इसका मास M1 है, लेकिन पॉइंट मास नहीं है, इसका मास M2 है, इसकी रेडियस R2 है, और इनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस मान लो D है। तो ये पॉइंट मास नहीं होते हुए भी हम इसको पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है। स्फेरिकल सिमेट्री को पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट हम उसके सेंटर में मान सकते हैं, पूरे मास को उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, यानी पूरा मास का सेंटर उसके सेंटर पे आ जाए। लेकिन फॉर स्फेरिकल सिमेट्री के लिए एप्लीकेबल है ऐसा, यानी इसका मास क्या हो जाएगा, M2 इधर आ जाएगा, D डिस्टेंस हो जाएगी, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो तुरंत लग जाएगा Gm1m2 अपॉन D स्क्वायर। R1 R2 से कोई लेना देना नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन अगर मान लो इस तरफ स्पेयर हुआ, स्पेरिकल सिमेट स्पेयर हो गया, और इस तरफ रॉड हो गया, तो इनके लिए तो आप डायरेक्ट लगा ही नहीं सकते। ये तो स्पेरिकल बॉडी होगी, इसका मास तो इसके सेंटर में मान लेंगे। मान लो इसका मास कैपिटल एम है, और इसका मास स्मॉल एम है, इसकी लेंथ एल है, और इनका इनके बीच के सेंटर, इनके बीच से एंड, इस एंड की डिस्टेंस मान लो डी है, ये वाली डी। अब फोर्स निकालना है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एफ बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, ये बिल्कुल नहीं लगा सकते। ये दिस इज रॉन्ग रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये सिमेट्रिक नहीं है ना, रॉड इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है, स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक एन एलिमेंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम रॉड सेंटर ऑफ द स्पेयर। ये dx डिस्टेंस हम लेंगे, और इसका मास क्या होगा dm। अब ये पॉइंट मास बन जाएगा, तो dm की वैल्यू क्या होगी, टोटल मास ऑफ द रॉड स्मॉल m अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इनटू dx। अब ये एक पॉइंट मास आपके पास ये है, एक पॉइंट मास आपके पास, ये पूरे मास को इसके सेंटर में एज्यूम कर सकते हैं, इसके मास को। तो हमें अब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो स्मॉल फोर्स लगाएंगे डीएफ। स्मॉल फोर्स क्या होगा, क्या जी कैपिटल एम, इसका मास तो कैपिटल एम ही लेंगे क्योंकि इसके सेंटर पे एज्यूम कर लिया है। इसका मास डीएम लेंगे, डीएम की वैल्यू लिखेंगे एम अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब प्रॉपर इंटीग्रेट करेंगे लिमिट के साथ, एक्स की लिमिट क्या आएगी, लोअर लिमिट एक्स की क्या आएगी डी, क्योंकि एक्स रॉड कहाँ से शुरू हो रही है, डी 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 से शुरू हो रही है, खत्म कहाँ हो रही है डी प्लस एल, कहाँ तक खत्म हो रही है डी प्लस। लोअर लिमिट होगी डी, अपर लिमिट होगी डी प्लस एल, बस इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा फोर्स। गेटिंग माई पॉइंट। Yes, sir. आगे बढ़े वैष्णवी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पॉइंट मास और रॉड होगा तो हमें इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, हटा दो इसको। अब यहीं पे प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ हटा दूं। Yes, वेक्टर sir. फॉर्म, हाँ वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म। देखिए फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अगर स्पेस में दो मासेस कहीं भी रखे हैं, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं मासेस रखे हैं, दो मासेस रखे हैं, इस मासेस के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ये मास m1 रखा है, इस मास के कोऑर्डिनेट यहाँ है m2 x2 y2 z2, 3 डायमेंशनल स्पेस में रखा है। और इनको ज्वाइन करा देते हैं, ये इनको ज्वाइन करा देंगे। एक देखो ये
इनको ज्वाइन करा रहे हैं, हम मान लेते हैं ये इनके बीच के आपस की डिस्टेंस हमने मान लेते हैं कोई भी हो सकती है। ये पोजीशन क्या हो जाएगी, R12 और R21। R12 अगर इस डायरेक्शन में है तो R21 कहाँ होगा, इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अरे बोलो ना यार। तो इनको आपको कुछ यस नहीं सर। करना है, इनका पोजीशन वेक्टर लिखना होता है। इनका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर। तो जो फोर्स बनेगा इनके बीच का, दैट विल बी F वेक्टर इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लेकिन अगर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखना है तो GM1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर ले लो, चाहे 21 स्क्वायर ले लो। बात देखिए, R12 का स्क्वायर करो चाहे R21 का स्क्वायर करो, तो वो तो सिंपली R स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे R21 कैप रहेगा, और ये डायरेक्शन R21 की कैप की जो वैल्यू होगी, R21 कैप की जो वैल्यू होगी, माइनस ऑफ R12 कैप होगी। यानी इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है, जितना इस पे फोर्स इधर लगेगा उतनी ये इस पे इधर लगाएगा। हमेशा एक दूसरे पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। इसी को हम चेंज कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस। तो ये फोर्स की जो वैल्यू बन जाएगी वो ये भी बन जाएगा, यानी ये भी एक फॉर्म है GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। एक तो ये फॉर्म है, एक ये बन जाएगा GM1 M2 अपॉन R³ इंटू आर वेक्टर। ये दोनों एक ही फॉर्म है। ऊपर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखा गया है और नीचे वेक्टर के टर्म में लिखा गया है। यूनिट वेक्टर और वेक्टर को कन्वर्ट आप इस लॉ से कर सकते हो। गेटिंग? तो आप यस इस सर। पे याद रखना कि वेक्टर फॉर्म पे ये इस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन आपको पैरेललोग्राम लॉ भी पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर्स पता होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड पता होते हैं, तो पैरेललोग्राम से उसका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं वो। ये हटा दूं मैं? यस सर। बोलिए। यस सर, हटा दीजिए। यस मान लेते हैं कई बार पैरेललोग्राम बहुत आपको हेल्पिंग हो जाता है। जैसे मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया हमने, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, और अगर वेक्टर फॉर्म से करो तो हो सकता है टाइम लग जाए। यहाँ पे मास दे दिया m, यहाँ पे मास दे दिया ट्वाइस m, यहाँ मास दे दिया थ्राइस m। और अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म से करो, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सभी साइड सेम होंगी, एंगल भी सेम होंगे। तो अगर हम इसको ABC कह देते हैं, तो फोर्स ऑन A निकालना है। अगर वो वेक्टर फॉर्म में कहता है फोर्स ऑन A, तब तो आपकी मजबूरी बनेगी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर वो कोऑर्डिनेट असाइन भी कर देगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेकिन अगर वो वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछ रहा, सिर्फ फोर्स ऑन ए पूछ रहा है, तो आपको वेक्टर इसको उससे करना चाहिए, पैरेललोग्राम से करना चाहिए। कैसे? सबसे पहले आप फोर्स को लोकेट कर देंगे। ये फोर्स इस पे लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा, इसको F1 मान लेंगे। इस पे लगेगा, F2 लगेगा। इन दोनों फोर्स की वैल्यू लिख लेंगे, GM ट्वाइस M अपॉन L स्क्वायर। ये वाला फोर्स हो जाएगा GM थ्राइस M अपॉन L स्क्वायर। तो बस अब पैरेललोग्राम से हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 60। F1 F2 की वैल्यू पता है, तो इसको जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, 3GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है जब स्क्वायर करोगे तो वो भी अंडर रूट के बाहर ही आएगा। तो GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा। ये क्या F1 में आएगा, यहाँ पे आएगा 4, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 नहीं 2 इंटू 3 इंटू cos 60 हाफ। देखो इससे कितने जल्दी आंसर आ गए, लेंथी कैलकुलेशन ही नहीं पड़ा। 2 से 2 कटा फटाफट कट जाएगा, फटाफट वैल्यू आ जाएगी GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ 9 4 13, 13 और 6 कितने हो गए 19 ना। यस सर। दिस इज द आंसर। ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में आता तो घबराने की बात जरूरत ही नहीं है, आपने वेक्टर पढ़ ही रखा है। तो फोर्स ऑन 1A ड्यू टू B लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 2GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और डायरेक्शन क्योंकि इधर होगी इसलिए आई कैप। ऐसी फोर्स ऑन A ड्यू टू C लिखेंगे, यानी ये वाला लिखेंगे F2। कितना होगा, ये होगा 3GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब इसके इसके चूंकि एंगल के कंपोनेंट हो सकते हैं, इस तरह यूनिट वेक्टर क्या होगा, कोई भी अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखना हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और अगर इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर लिखना है ये थीटा एंगल है,
इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, cos थीटा i प्लस sin थीटा j, क्योंकि इस तरह कंपोनेंट cos का होगा, इस तरह कंपोनेंट sin का होगा, इसलिए i से इधर j से मल्टीप्लाई करके हम फटाफट लिख सकते हैं cos 60 i प्लस sin 60 j, और बस ये अब कंप्लीट वेक्टर बन गया। अब इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, i को अलग ऐड करेंगे, j को अलग ऐड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। अरे बोलो ना यार, Yes, sir. हटा दूं, यस सर। समझ आ गया दोनों को, वैष्णवी? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए. अब Yes, इसी sir. में एक बात और होती है, अगर मान लो एन साइड पॉलीगन है, कोई भी अगर एन साइड पॉलीगन है, एन साइड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर उसको बोलते हैं जिसकी सभी साइड सेम हो। अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम, और सभी के कॉर्नर में सेम मास रख दिया जाए, सभी के कॉर्नर में अगर मास सेम रख दिया जाए और इसके सेंट्रोइड पर एक और मास m नॉट रख दिया जाए और रिजल्टेंट फोर्स ऑन m नॉट पूछा जाए ड्यू टू ऑल masses at vertices, all masses at vertices, वो आपका जीरो हो जाएगा बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। गेटिंग माई पॉइंट? Yes. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नहीं, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक मास हटा लिया जाए, मान लेते हैं ये मास मैंने मिस कर दिया, ये मान लो मास मैंने हम लोग को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, अगर ये वाला मास को मैंने रिमूव कर दिया तो जो फोर्स लगेगा वो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट मास के कारण ही लगेगा। और ये फोर्स जैसे अगर ये मास था तो ये फोर्स कहाँ लगाता, अपनी तरफ लगाता है, इस पे ये अपनी तरफ लगाता है, लेकिन जब ये है ही नहीं तो ये फोर्स डैमेज से हो जाएगा, लेकिन ये फोर्स बरकरार रहेगा। तो इसी के कारण सिर्फ रिजल्टेंट इसी की साइड आएगा और सिर्फ एक ही रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्ट ओवरऑल सभी का रिजल्टेंट सिर्फ F1 होगा। यानी अगर एक मास को हटा लेंगे तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो ओवरऑल नेट फोर्स जो हो जाएगा m नॉट पर, किस पर, ऑन m नॉट, वो F1 ही होगा, उसकी वैल्यू होगी m नॉट अपॉन ये वाली डिस्टेंस r मान लेते हैं। अरे बोलो ना यार, मेरी बात समझ में आ रही? रेस्ट Yes. Yes, sir. ऑफ मासेस, फोर्स क्या हो जाएगा, अभी जीरो ही रहेगा, लेकिन ओनली अपोजिट मास का फोर्स रह जाएगा, बाकी का जीरो हो जाएगा। लेकिन सारे मास अगर वर्टेक्स में होंगे तो रिजल्टेंट जीरो ही होगा, लेकिन कोई एक मास हटा लेंगे तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, इसको हटा दूं मैं? Yes, sir. जैसे मान ली आपके पास रिंग है, यस सर। जैसे मान ली रिंग है ये, अब जरा ध्यान देना, कितना बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं। इसका मास m है, रेडियस r है, रिंग है, और अगर मैं इसके सेंटर पे एक मास रखूं तो रिंग, हम मान सकते हैं कि रिंग एक तरह से इनफाइनाइट साइड का पॉलीगन है। वी कैन टेक रिंग एज ए इनफाइनाइट साइड पॉलीगन, छोटी छोटी इनफाइनाइट साइड का पॉलीगन मान सकते हैं रिंग को। अरे बोलो ना यार, रिंग इज द यस सर। रेगुलर पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट साइड। मेरी बात समझ में आई? इनफाइनाइट साइड्स, तो छोटे छोटी साइड मिला गई तो पॉलीगन बन रहा है बच्चे, अरे बन रहा है कि नहीं? Yes. यस सर। तो कहने का मतलब है अभी फोर्स ऑन m क्या होगा, जीरो होगा अभी। लेकिन अगर इसी रिंग का एक छोटा सा सेक्शन मान लो, ये छोटा सा सेक्शन dl लेंथ का मैंने रिमूव कर दिया, ये कट कर दिया, क्या कर दिया, कट मतलब रिमूव कर दिया, तो अभी अगर इसमें फोर्स पूछा जाए, फोर्स ऑन m ड्यू टू रेस्ट ऑफ द रिंग, तो रेस्ट ऑफ द रिंग का मतलब ये मान के चलिए इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट ये जो एलिमेंट होगा ये वाला, सिर्फ इसके कारण ही फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स कहाँ होगा, इधर की तरफ। तो बोलो ना यार, ये फोर्स कहाँ होगा, इधर की तरफ, यस सर। होगा कि नहीं होगा? और ये फोर्स अगर लिखना है तो तुरंत से लिख सकते हैं, जी स्मॉल m सेंटर पे रखा हुआ है, और ये वाला मास क्या बनेंगे, dm अपॉन r²। अब dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल मास अपॉन टोटल इसका सर्कमफ्रेंस 2πr इंटू dl। अरे होगा कि नहीं? यस ये सर। मास क्योंकि लेंथ में फैला है ना, तो ये जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M, जी तो रहेगा ही रहेगा, जी कैपिटल M यानी स्मॉल m जो सेंटर पे रखा हुआ है वो, जी स्मॉल m
अपॉन कितना आ जाएगा डीएम, डीएम की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम अपॉन 2πr इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा। आई बात समझे? ओके, वैल्यू बन जाएगी जी एम स्क्वायर, एम नहीं बने, एम स्क्वायर नहीं बनेगा कि स्मॉल एम और एक कैपिटल एम अपॉन 2πr³ इंटू डीएल, दिस इज द फोर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हटा दो। sir. Yes, sir. तो ये चीज है। अगर मान लेते इसी तरह से, अगर आपके पास मान लो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग बहुत सारे मासेस ले लिए, एक्सिस के अलोंग बहुत सारे मास ले लिए और वाई एक्सिस के अलोंग भी ले लिए, मान लो ये एम है, ये ट्वाइस एम है, ये थ्राइस एम है, ऐसे इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ऐसी मास एम है, ट्वाइस एम है और ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। और ये ऑरिजिन है, ये डिस्टेंस हमारी 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है। ऐसे ही जाके ये भी इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ऐसे ये भी 1 मीटर है, ये 2 मीटर है। तो आप इसमें नेट फोर्स बताइए, अगर यहाँ पे एक मास रख देता हूँ एम नॉट, नेट फोर्स ऑन एम नॉट बताइए जरा फटाफट कितना होगा नेट फोर्स ऑन एम नॉट। क्लास हो जाए तो वीडियो कॉल करिएगा। चलिए बताइए फटाफट, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, अलग अलग वेक्टर फॉर्म में लिख देना, एक का सीक्वेंस बन जाएगा। इसके कारण जो फोर्स आएगा वो लिख देना है, ऐसे इसके कारण फोर्स लिखना है, सबको इंडिपेंडेंट फोर्स लिख के वेक्टर फॉर्म में जोड़ देना है। तो ये फोर्स बन जाएगा नेट फोर्स जी एम नॉट एम अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये आई माइनस आई कैप की तरह बनेगा, ये इतना क्या जी एम नॉट ट्वाइस एम अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। ये भी माइनस आई कैप की तरफ रहेगा, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, ये वाला फोर्स कितना बनेगा जी एम नॉट एम अपॉन 1 स्क्वायर, ये बन जाएगा ये बन जाएगा आपका जे कैप, ऊपर की तरफ लगेगा ना, इस पे ये ऊपर की तरफ लगेगा। Yes. अच्छा, ये इधर की आई कैप की तरफ लगेंगे, सारे आई कैप की तरफ लगेंगे, माइनस आई कैप की तरफ नहीं थोड़ी लगेगा। इस पे फोर्स देखना तो सब अपनी तरफ खींचेंगे ना भाई, तो प्लस आई ही आएगा, इसमें प्लस जे आता रहेगा, यानी सेम टर्म आएंगे बट जे में आते चले जाएंगे। तो ओवरऑल कॉमन क्या आएगा, जी एम नॉट एम कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा आई, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 1/2, 1/2 प्लस 1/3 इंफिनिटी तक जाएगा, ये भी ये आई कैप बन जाएगा। ऐसी सेम सीक्वेंस यहाँ भी आएगी, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ऐसी ये सीक्वेंस कहाँ तक बन जाएगी, जे कैप बन जाएगा। अरे बोलो ना, इसका इसका इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला अगर पता है तो लिख के छोड़ सकते हैं, इधर में ऐसे ही लिख सकते हो। अरे बोलो ना यार, Yes, sir. तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको। तो हटा दूं इसको। Yes, sir. तो ये हो गया आपका ये चीज जो आपको पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जरा इसको बनाइए जरा। एक यूनिफॉर्म रिंग है ना, एक यूनिफॉर्म रिंग है, जो ये रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, इसका मास m है और रेडियस a है इसकी, और यहाँ पे एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, ऊपर वाला रिंग है, दिस इज रिंग, रिंग का मास स्मॉल एम, रेडियस r। इस सॉलिड स्फीयर का जो है वो, उसका भी मास क्या है, इसका मास कैपिटल M है और रेडियस की, इसकी भी a रेडियस है, लेकिन इनके सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर की, वो डिस्टेंस है √3a। कितनी है, √3a। यानी स्फीयर के ऊपर, आपको बात समझ आ रही है क्या, किस तरह की सिचुएशन दे रखी है। मतलब रिंग जो है वो ऐसे है, Yes. ये रिंग ऐसे है, और एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, जिसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस जो दे रखी है वो √3a दे रखी है। इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है, इसकी रेडियस a है, इसकी भी रेडियस a है।
इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है। तो जरा ट्राई करके बताओ कैसे करोगे इसको, इसको कैसे ट्राई करेंगे बताओ। डायरेक्ट पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट लगा सर सकते हैं? एम और कैपिटल एम का डिस्टेंस 3a दिया हुआ है। हाँ, स्मॉल एम और कैपिटल एम का डिस्टेंस 3a दे रखा है, √3a दे रखा है, सही बात कह रहे हैं। ये कैसे करेंगे, देखो इसको आप डायरेक्ट देखो, यहाँ पे रिंग जो है ना, ये स्फीयर नहीं है। अगर ये स्फीयर होता तो दोनों स्फेरिकल सिमेट्री से पूरा मास इसके सेंटर पे मान लेते, और इसका मास पूरे सेंटर पे तो मानेंगे ही। इसका मास सेंटर पे मान सकते हैं, लेकिन इसका मास पूरे सेंटर पे नहीं मान सकते। तो यहाँ पे अगर फोर्स ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना डायरेक्ट, जी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम अपॉन √3 का ये स्क्वायर, तो ये आंसर गलत माना जाएगा बच्चे, बोलो ना यार। Yes, sir. यस क्योंकि रिंग में हम स्फेरिकल सिमेट्री मान ही नहीं रहे। अरे बोलो, रिंग के आप देखो ना, रिंग के अलग अलग एलिमेंट की डिस्टेंस अलग अलग है ना। सेंटर इससे देखो ना, इसके सेंटर से डिस्टेंस देखो, यहाँ जो एक एलिमेंट लेंगे, अगर एक एलिमेंट यहाँ एक एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं, एक एलिमेंट यहाँ वाले एलिमेंट की सिमेट्रिक डिस्टेंस सेम होगी। तो सिमेट्री से अगर देख सकते हैं तो एक एलिमेंटरी मास लेना पड़ेगा इसका डीएम, एक एलिमेंटरी तो मास सर हम लोग सर रिंग का जो एम मतलब कि है। इसमें करना क्या नहीं होगा, कुछ रिंग में नहीं। एक छोटा सा मास मानना पड़ेगा डीएम, और इस पे जो फोर्स लगेगा, इस डीएम, ये डीएफ जो फोर्स लगेगा डीएफ, ये डीएफ फोर्स इधर लगेगा। ऐसे एक सिमेट्रिकली एलिमेंट यहां मानोगे, सिमेट्रिकली ये भी डीएम मास का लेंगे, इसमें फोर्स कहां लगेगा, डीएफ इधर लगेगा। अब हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे डीएफ के, वी हैव टू कंपोनेंट दिस डीएफ। ये एंगल अगर ध्यान से देखो, ये √3a है, ये a है, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन √3a, तो 1/√3, तो थीटा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. अरे बोलो ना यार। यस सर। तो 30 डिग्री आएगा, तो एक f का कंपोनेंट ये आएगा, एक f df का कंपोनेंट ये आएगा। अब f का ये कंपोनेंट क्या आएगा, ये अगर हमने थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये होगा df cos थीटा, ये होगा df sin थीटा। अरे होगा कि नहीं? Yes, sir. ऐसी इस df Yes. का एक कंपोनेंट इधर आएगा df sin थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा df cos थीटा। और df sin थीटा इक्वल अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जो भी कंपोनेंट सेंटर की सर तरफ हम लोग डायरेक्शन डीएफ का डायरेक्ट क्या, सर हम लोग डीएफ का डायरेक्ट मान भी नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस डीएफ थ्योरम का से। डायरेक्ट मान इसलिए नहीं क्योंकि वेक्टर है ना, वेक्टर की तरह वेक्टर को तो पहले कंपोनेंट करके ट्रीट करते हैं ना। डीएफ का डायरेक्ट मान निकालेंगे तो उसमें आप एक ही छोटे से एलिमेंट पे रख के ले जाओगे, लेकिन इसमें हर एक एलिमेंट पे फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो सारी की सारी नीचे की तरफ से डायरेक्शन में आ जाएगी। ये तो कैंसिल आउट हो रहे हैं ना सारे। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी होती तो डायरेक्ट डीएफ की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा, एफ नेट जो आएगा, वो आएगा डीएफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे बोलो ना यार। अब आप कहोगे साइन थीटा को इंटीग्रेट क्यों नहीं करा, डीएफ साइन थीटा, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा है ना। Yes. अरे मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। अब हाँ, अब यहाँ पे डीएफ को लिख सकते हैं क्या, डीएफ को लिख सकते हैं हम लोग जी, इसका मास पूरा मास इसके सेंटर पे मान लेंगे, इसका मास सेंटर पे मान सकते हैं स्फीयर का, लेकिन इसका नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे गया कैपिटल एम, और डीएम को लिख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल एम अपॉन 2πa इंटू डीएल, आई बात समझ में, इंटू कॉस थीटा यस सर। अपॉन अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर ऑफ, ये आएगा √3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। मजा आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ओके, तो बस मजा आया तो उसको सॉल्व करके दिखाओ। इंटीग्रेट आपको डीएल पे करना है, तो इसकी जो फोर्स की जो वैल्यू आ रही है वो मैं लिख देता हूं, आप लोग आंसर चेक कर। इसकी फोर्स की वैल्यू आएगी √3g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 8a स्क्वायर आंसर आना चाहिए, ये फोर्स आना चाहिए। इंटीग्रेट आप कहां से कहां तक करोगे, डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट अगर डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो 0 से 2πa तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा तो गिवन है ना। यानी इसको आप इंटीग्रेट करेंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2πa, और ये बन जाएगा अंदर से कितना आएगा, √3 का a स्क्वायर करेंगे यानी 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का मतलब हो गया आपका
2a का होल स्क्वायर अंडर रूट, अरे बोलो ना यार, का होल स्क्वायर आएगा ना, ये अंडर रूट, ये तो अंडर रूट खत्म भी हो जाएगा ना, तो 4a स्क्वायर ही तो आएगा। अरे बोलो ना यार, 3a स्क्वायर प्लस यानी 4a स्क्वायर ही तो यस सर। आएगा। और ऊपर कितना होगा, ऊपर हम लिखेंगे डीएल, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, cos 30 लिखेंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2πa तक इंटीग्रेट करेंगे डीएल को, कि छोटा छोटा एलिमेंट पूरा ऐड होगा तो पूरा पूरा सर्कमफ्रेंस कवर हो जाएगा ना। तो देखो जब इंटीग्रेट यस करेंगे सर। तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा GMM अपॉन √3 ऊपर आएगा, और नीचे कितना आएगा, 2 नीचे है, और इसका यहां से कितना आएगा 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर ही तो आएगा, 2a स्क्वायर है ना, 2a का होल स्क्वायर, 2 से एक स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर। तो देखो वही वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। Yes, sir. समझ में आया। साहिल क्लियर है, साहिल आवाज नहीं आ रही, साहिल हो क्लास में तुम, यस सर हैं। हटा दूं, समझ आ गया। यस सर। ये क्वेश्चन आपको ऐसी वर्मा में मिल जाएगा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, अब जरा देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ये ग्रेविटेशन फोर्स की बात हो गई। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, पहले ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। राइट ऑन, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन दोनों का एक ही मतलब है, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन मतलब दोनों का बहुत अलग है। क्या है, दोनों का मतलब अलग दिखाते हैं। मान लेते हैं ये कोई एम मास है, कैपिटल एम मास है, और इस एम मास के आसपास एक ऐसा रीजन होगा, इस कैपिटल एम के आसपास वो रीजन जहां पर कोई दूसरा मास अगर रख दिया जाए तो इसके ग्रेविटेशन फील्ड के कारण वो इसकी तरफ खींच जाए, मतलब ये अपनी तरफ खींच ले। कितने फोर्स से, अगर यहाँ पे कोई एक स्मॉल एम टेस्ट मास मान लेते, क्या मान लेते हैं, टेस्ट मास, और ये स्मॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉल, ये कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है इसको, वो पुलिंग फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है ऑफ कैपिटल एम। इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है क्या, किसी भी मास के अराउंड वो स्पेस जिसपे एक छोटा सा मास रखने पर वो उसमें ग्रेविटेशन पुल काम कर रहा है पर यूनिट मास, तो वो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। अब ये अगर देखा जाए तो फोर्स अपॉन मास, आप क्या जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो मास लिया जा रहा है वो यहाँ पे टेस्ट मास लिया जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन किसका हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ एम नॉट ड्यू टू फील्ड ऑफ कैपिटल एम। अरे बोलो ना यार, Yes, sir. तो इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ कैपिटल एम। एक्सेलरेशन इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एम नॉट ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ कैपिटल एम। अरे बोलो ना यार, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसके पूरे मास को इसके सेंटर में मान सकते हैं, ऑलरेडी पॉइंट मास है, और डिस्टेंस कितनी आर, फोर्स कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम नॉट, और ये कहाँ होगा, टुवर्ड्स कैपिटल एम, कहाँ होगा, ये कैपिटल एम की तरफ होगा कि नहीं होगा। तो ये जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बनी, ये किसकी है, कैपिटल एम की है, और जब एम स्मॉल एम से एम नॉट कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप की डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप इज टुवर्ड्स कैपिटल एम। तो बोलो ना यार, दिस इज द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। यस और सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बनेगा उसकी भी वैल्यू यही आएगी, बट ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ कैपिटल एम है, बट एक्सेलरेशन किसका है, स्मॉल एम का। तो बोलो ना यार, एम नॉट का मतलब, ये दोनों के फॉर्मूले एक ही हैं,
क्लियर हो गई मेरी बात आप दोनों को? यस सर। Yes. तो इसको हटा दूं, एक मिनट सर. बोलिए। यस। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते जाना। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे अगर हमारे पास एक कैपिटल एम मास है और एक आपके पास यहाँ पे मास, एक यहाँ पे मास 6m है, इनके बीच की डिस्टेंस d है, दोनों स्फेरिकल बॉडी है। अब मुझे अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के सेंटर से ज्वाइन करने वाले सेंटर के किस पॉइंट पर, उस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? फाइंड पॉइंट फाइंड पॉइंट P from small m capital M where gravitational field intensity 0, gravitational field intensity 0। अब यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इन दोनों मासेस की होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? और अर्थात इसका मतलब पॉइंट, ये पॉइंट वहां होगा, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इज 0। दैट इज, अदर वर्ड में भी पूछा जा सकता है। अदर वर्ड में क्या पूछा जा सकता है? अदर वर्ड में ये पूछा जा सकता है कि फाइंड लोकेशन of point in between capital M and 6m where acceleration due to gravity is 0, acceleration due to gravity is 0। दोनों में बात तो एक ही करनी है ना,